हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। कैसे जो है हम अलग अलग पदार्थों को क्या करते हैं, अलग अलग समूह में रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, काफी आगे तक जो है हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनसे क्या होता है, अलग अलग वस्तुएं बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग वस्तुओं के बारे में पहले हमने जाना था कि वस्तुएं क्या होती हैं। वस्तुएं क्या होती हैं, जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं वो उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, आयतन होता है। ठीक, वो क्या कैसी होती हैं, कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पहले हमने पढ़ा था। ठीक, चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो वस्तुएं होती हैं वो बनी किस किस चीजों से होती है। जैसे कि आपने अपने आसपास कई वस्तुएं देखी होंगी, वो जो है अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। जैसे कि आपके आसपास की वस्तुएं क्या क्या है, जैसे कि टेबल है, चेयर है, ठीक है, दरवाजा है, खिड़की है, ब्लैक बोर्ड है, पेंसिल है, रबर है, बुक्स है, आपकी ड्रेस है। तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी ड्रेस जो है वो तो कपड़े से बनी हुई है, जबकि टेबल जो है वो किससे बनी है, वो लकड़ी से बनी हुई है। और टेबल के जो पाँव है, जो स्टैंड है जिसपे टेबल खड़ी हो रखी है, वो जो है धातु से बनी हुई है। साथ ही आपकी क्लास में जो डस्टबिन है वो आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक से बना हुआ है। वैसे ही बहुत सारी वस्तुएं जो आपके आसपास है वो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। कुछ जो है प्लास्टिक से बनी हुई है, कुछ कागज से बनी हुई है, कुछ धातु से बनी हुई है, कुछ कपड़े से बनी हुई है। तो अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। ठीक, अब कुछ वस्तुएं जो है वो एक जैसे पदार्थों से भी बनी हुई है। जैसे कि आपका पेन है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, बॉक्स है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, डस्टबिन है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक, जैसे कि आपका टेबल है वो लकड़ी से बना हुआ है, दरवाजा भी लकड़ी से बना हुआ है, खिड़की भी लकड़ी से बनी हुई है। तो कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ वस्तुएं हमारी ऐसी होती हैं जो एक जैसे पदार्थों से भी बनी हुई होती हैं। ठीक, अब दूसरी चीज ये है, ये जो पदार्थ हैं, अलग अलग जो पदार्थ हैं, जैसे कि कपड़ा है, कोई धातु है, ठीक, इसके अलावा कागज है। तो ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि धातु जो है वो कपड़े से बिल्कुल भिन्न होती है, कपड़ा जो है वो कागज से बिल्कुल भिन्न होता है, कागज जो है वो प्लास्टिक से बिल्कुल भिन्न होता है, प्लास्टिक जो है लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होती है। तो ये सारे जो भी वस्तुएं हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती हैं। कुछ कुछ वस्तुएं एक जैसे पदार्थों से भी बनी होती हैं। अब ये पदार्थ जो होते हैं ये आपस में अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई थी। जैसे कि यहाँ पर हमने बहुत सारी क्या देखी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं ये भी कैसे बनी है, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। जैसे कुछ लकड़ी से, कुछ कागज से, कुछ कपड़ों से। ठीक, चलिए, और अब हम कह रहे हैं कि कौन सी वस्तु हमें बनानी है, ये उस पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक, कौन सी वस्तु हमें बनानी है ये पदार्थों के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कोई ग्लास है, तो हम कागज से ग्लास नहीं बना सकते, लेकिन धातु से, लकड़ी से, प्लास्टिक से तो कोई ग्लास बना सकते हैं, है ना। कोई ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक, पानी पीने वाला गिलास हम कागज से नहीं बना सकते, लेकिन धातु से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं और प्लास्टिक से बना सकते हैं। ऐसा क्यों, चलिए। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर हम एक ग्लास की बात करते हैं, एक गिलास है, इस प्रकार से ग्लास है। ठीक, चलिए, तो हमने कहा जैसे कि हमारे पास कोई ग्लास है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है। हमने कहा कोई ग्लास है, अब ये जो ग्लास है ये किससे बनेगा, हम कह सकते हैं ये ग्लास को जो है हम लकड़ी से बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा प्लास्टिक से बना सकते हैं और किसी धातु से भी बना सकते हैं, है ना। धातु यानी कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस्पात यानी कि जो हमारा स्टील होता है उससे बना सकते हैं, लोहे से बना सकते हैं, कांच से हम इसे बना सकते हैं। ठीक, प्लास्टिक से भी ग्लास को बना सकते हैं। लेकिन क्या इसी ग्लास को हम कागज से बना सकते हैं, या ग्लास को कागज से बनाया जा सकता है। देखो, बनाया तो जा सकता है कागज से, हम उसमें टेप चिपका करके ग्लास जैसा शेप तो दे देंगे, ग्लास बना देंगे। लेकिन क्या वो ग्लास जो है, जैसा हमारा लकड़ी का गिलास या धातु का गिलास
या किसी, हम कह रहे हैं प्लास्टिक का गिलास जैसा काम करता है, क्या कागज का गिलास भी वैसे ही काम करेगा? अब लकड़ी के गिलास में या धातु के गिलास में या कोई जो हमारा प्लास्टिक का गिलास है उसमें जब हम चाय डालें तो चाय तो वैसे की वैसी रहेगी, ठीक। लेकिन कागज के गिलास में अगर हम चाय डालें तो चाय क्या होगी, धीरे 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 रिस रिस के क्या होगी, पूरा कागज भी फट जाएगा और चाय भी नीचे गिर जाएगी पूरी, ऐसा हो जाएगा ना। अगर हम कहें कि हमारे पास तवा है, ठीक है, जिसमें हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने वाला तवा, तो उसको जो है हम जो है रोटी बनाने वाले तवे को हम धातु से बना सकते हैं, लेकिन क्या उसी रोटी बनाने वाले तवे को हम कागज से बना सकते हैं? नहीं ना। जैसे हम तवा बना तो लेंगे, उसमें टेप लगा करके, स्टेपलर मार करके तवे का शेप तो दे देंगे कागज से, लेकिन जैसे हम उसको आग के ऊपर रखेंगे रोटी बनाने के लिए, तो रोटी डालने से पहले ही वो तवा जल जाएगा ना। यानी कि यहाँ से एक बात क्या हमें समझ आती है कि कौन सी वस्तु कौन से पदार्थ से बनेगी, ये उसके गुण पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्लास है, तो ग्लास जो है कागज से नहीं बन सकता, ग्लास को हमें लकड़ी से, धातु से, इन चीजों से बनाना है, ठीक। जैसे कि हम तवा कह रहे हैं, तो तवा को हम कागज से नहीं बना सकते या किसी गत्ते से नहीं बना सकते, ठीक। तवे को बनाने के लिए हमें जो है धातु का उपयोग करना होगा। अब हम तवे को प्लास्टिक से भी नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे हम तवे को फिर गैस के ऊपर रखेंगे प्लास्टिक तो पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कौन से पदार्थ से हम कौन सी वस्तु बनाते हैं ये उसके गुणों पर निर्भर करता है, ठीक। चलिए, तो इतनी बात हमने डिस्कस कर ही ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर हम पढ़ रहे थे कि हम क्या करते हैं, अलग अलग वस्तुओं के समूह बनाते हैं, ठीक। अब क्यों समूह बनाते हैं? ताकि हम अच्छे से उनका अध्ययन कर पाए, है ना। अब कोई भी वस्तुएं समूह बनाने से क्या होगा, ताकि हम उनका अच्छे अध्ययन कर पाए, उनकी स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए, हमें जो है ज्यादा टाइम ना लगे किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए। इसीलिए जो है हम उनके ग्रुप बना करके एक साथ ही उनकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक। चलिए, अब ये जो ग्रुप हम बनाते हैं, ये समूह हम जो बनाते हैं, ये किस आधार पर हम समूह बनाते हैं, किस आधार पर, यानी कि किस गुण के आधार पर हम जो है ये समूह बना रहे हैं, है ना। अब हम कह रहे हैं कुछ मटेरियल जो है वो हमारे बहुत ज्यादा चमकदार हैं, कुछ चमकदार नहीं है, कुछ कठोर है, कुछ कोमल है, तो किस हिसाब से जो है हम इनका ग्रुप बना रहे हैं, किस हिसाब से हम इनका समूह बना रहे हैं। तो ये जो भी वस्तुएं हमारी होती हैं, इनको हम 5 गुणों के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहला क्या है, अपीयरेंस, यानी कि दिखावट के आधार पर कि कौन से मटेरियल जो है, कौन से पदार्थ जो है हमारे क्या दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, उनको हम एक समूह में रखते हैं। जो चमकदार नहीं दिखते, नॉन शाइनी होते हैं, उनको एक समूह में रखते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज आ गई हार्डनेस, यानी कि कठोरता के आधार पर। अब कठोरता के आधार पर कैसे, अब जो चीजें कोमल है उनको हम एक तरफ रखते हैं और जो चीजें कठोर है उनको एक तरफ रखते हैं। वैसे ही सॉल्युबिलिटी के आधार पर यानी कि जो वस्तुएं विलय हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जो अविलय है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। अब बात आती है डेंसिटी, यानी कि घनत्व की। अब जो वस्तुएं तैर सकती हैं उनको एक ग्रुप में, और जो वस्तुएं डूब जाती हैं उनको एक ग्रुप में। तो इस प्रकार से अलग अलग गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनके क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, ठीक। अब इन गुणों को एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। कुछ हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके थे, उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर जो हमारे बच गए हैं उनको फिर हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर कैसे हम वस्तुओं को, बच्चों बैठ जाओ आप लोग। चलिए, तो अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर कैसे जो है हम वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांटते हैं। अब दिखावट के आधार पर कैसे बांटते हैं, देखो कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, और कुछ वस्तुएं चमकदार नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं कुछ वस्तुएं जो है उनमें चमक होती है, शाइन होता है, जिन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं। और कुछ वस्तुएं जो है जिनमें चमक नहीं होती, जिनमें शाइन नहीं होती, उन्हें नॉन लस्ट्रस कहा जाता है, ठीक। तो उनको हम क्या करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि दिखावट के आधार पर हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गए हमारे धातु और एक में आते हैं हमारे अधातु। अब धातु कौन से, जिनमें चमक होती है, और अधातु कौन से, जिनमें चमक नहीं होती, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे कि हम कह रहे हैं, यहाँ पर हमने जो ये फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ पर दिखावट के आधार पर ऐसी वस्तुएं जिनमें चमक है और ऐसी वस्तुएं जिनमें चमक नहीं है, जिन्हें नॉन लस्ट्रस कहा जाता है, ठीक। अब किन वस्तुओं में चमक है, जो किससे बनी हुई है, धातु से बनी हुई है, जैसे कि सोना है, चांदी है, तो ये वस्तुएं क्या है, ये क्या है, हमारे धातु है, इनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है,
ठीक। अब दूसरी चीज जो नॉन लस्टरस है, जिनमें चमक नहीं है, जैसे कि हमारा सल्फर है, लाल फॉस्फोरस है, ठीक, ये सारे ही क्या है, हमारे अधातु हैं, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती। तो इस तरीके से चमक के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं या दो इनके अलग अलग समूह बनाते हैं। एक समूह कौन सा हो गया, जिसमें हमने वो चीजें रखी हैं, वो वस्तुएं रखी हैं जिनमें चमक है, और एक समूह कौन सा हो गया, उन वस्तुओं का जिनमें चमक नहीं है। जैसे कि आपकी क्लास है, क्लास में भी तो हम समूह बनाते हैं ना, लड़कियों का अलग समूह और लड़कों का अलग समूह, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ पर अपीयरेंस के बेस पे, यानी कि दिखावट के आधार पर वस्तुओं के दो समूह बनाते हैं। एक जिसमें जो ऐसी वस्तुएं आएंगी जो थोड़ा चमकदार है, जिनमें शाइन है, और दूसरी तरफ ऐसी वस्तुएं जिनमें शाइन नहीं है, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हार्डनेस, यानी कि कठोरता के आधार पर। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर कैसे जो है हम हमारी वस्तुओं को अलग अलग समूह में रखेंगे। अब कठोरता के आधार पर हम वस्तुओं को दो अलग अलग भागों में रखते हैं, एक तरफ जो हमारी वस्तुएं कठोर हैं और एक तरफ जो कोमल वस्तुएं हैं। अब कैसे हमें ये ज्ञात होगा कि कौन सी वस्तु कठोर है, कौन सी वस्तु कोमल है। ऐसा ना हो जाए कि गलती से हम कठोर वाली वस्तु को कोमल में रख दें और कोमल वाली वस्तु को कठोर वाले समूह में रख दें, ऐसा ना कर देना हम। तो इसके लिए हमें उसके गुण पता होने चाहिए कि कठोर जो वस्तु होती है उसके क्या गुण होते हैं और कोमल जो वस्तु होती है उसके क्या गुण होते हैं, ठीक। अब जैसे हम कह रहे हैं, जिन वस्तुओं को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि दबाया जा सकता है, और साथ ही खरोचा जा सकता है, ठीक। दो चीजें हैं, जिन वस्तुओं को हम खरोच सकते हैं और दबा सकते हैं, वो वस्तुएं कैसी होती है, हमारी कोमल वस्तुएं होती हैं। जैसे कि आपने रुई देखी होगी, ठीक है, रुई के अलावा आपने फोम देखा होगा, रबर देखा होगा, तो ये चीजें आपने क्या देखी होगी कि इसे आप आसानी से खरोच भी सकते हो और कंप्रेस यानी कि संपीड़ित भी कर सकते हो, दबा भी सकते हो। इसीलिए ये वस्तु क्या होती है, हमारी कोमल वस्तुएं होती हैं। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप ऐसे हाथ से कितना भी खरोचने की कोशिश करो, उसको खरोच नहीं पाओगे, और दूसरा उसको दबा भी नहीं पाओगे, ठीक। जो वस्तुएं ना तो खरोच पाते हैं ना तो दबा पाते हैं, जैसे कि हम कहें ईंट, ईंट भी हम कितने भी ऐसे हाथ से खरोचने की उससे कोशिश कर ले, लेकिन हम उसे खरोच नहीं पाएंगे। सिर्फ हाथ से ही नहीं, हो सकता है किसी वस्तु की मदद से हम उसे खरोचने की कोशिश करें, लेकिन हम खरोच नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, ना ही हम ईंट को संपीड़ित कर सकते हैं, है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, ऐसे दबाने से वो दबेगी थोड़ी ना ईंट। तो इसीलिए ईंट को जो है, तो इसीलिए ऐसी वस्तुएं जिनको ना हम खरोच सकते हैं और ना ही हम दबा सकते हैं, ऐसी वस्तुओं के, कोमल वस्तुओं के समूह में हम उन्हें रखते हैं, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि कोमल वस्तुएं कौन कौन सी है, जैसे कि रबड़ है, रुई है, फोम है, तो ये सारी वस्तुएं कैसी हैं, कोमल वस्तुएं हैं। इसके अलावा लकड़ी है, लोहा है, ईंट है, ये सारी वस्तुएं कैसी हैं, हमारी हार्ड वस्तुएं, यानी कि कठोर वस्तुएं हैं, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो कठोरता के आधार पर कैसे हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, ये तो हमने सीख लिया, जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी सॉल्युबिलिटी, ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे काफी अच्छे से, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर कैसे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, कैसे उनके समूह बनाते हैं। देखो, अब हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती है, एक जो जल में घुल जाती हैं और एक जो नहीं घुलती। जैसे कि हम कह रहे हैं कि चीनी है, वो जल में घुल जाती है आसानी से, ठीक। लेकिन जो हमारा मिट्टी है, या हम कह रहे हैं कंकड़ पत्थर है, उनको अगर हम जल में घोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं घुलते, ठीक। अब ऐसी चीजें जो जल में घुल जाती हैं, जैसे कि अगर हम क्या करें, एक गिलास में जल लें, ठीक, एक गिलास में हमने क्या किया, एक गिलास भर करके जल लिया। अब उसमें हमने एक चम्मच चीनी डाल दी, अब उस चीनी को हमने चम्मच की मदद से घोला। अब थोड़ा देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो जो चीनी है वो जल में पूरी तरीके से मिल जाएगी, पूरी तरीके से घुल जाएगी। यानी कि ये जो हमने अभी मिश्रण बनाया चीनी और जल का, ये कैसा मिश्रण है, विलय मिश्रण है, ठीक है, विलय विलयन है, ठीक है, कैसा है, विलय है, ठीक। अब दूसरी तरफ हम एक दूसरा गिलास ले पानी का, उसमें क्या डाल दे, कुछ पत्थर डाल दे,
ठीक है, कुछ पत्थर हमने डाल दिए। अब उन पत्थर को हमने चम्मच से घोलने की कोशिश करी, बहुत देर तक हम उसे घोलते रहे घोलते रहे घोलते रहे, लेकिन हमने अंततः लास्ट में क्या देखा कि वो जो पत्थर थे वो पानी में नहीं घुल पाए। ठीक, अब पानी में नहीं घुल पाए, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अविलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविलय कहा जाता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ आया? अगर कोई चीज जो है पानी में घुल जाती है तो वो विलय वाले समूह में आ जाती है, और जो चीज पानी में नहीं घुल पाती वो अविलय वाले समूह में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, अब आपको बताना है कौन सी विलय है कौन सी अविलय है। चलिए, अगर हम नमक को पानी में डालते हैं तो क्या ये घुल जाता है? पानी में घुल जाता है ना, बहुत अच्छे से घुल जाता है। थोड़ी देर बाद तो हम बता भी नहीं सकते कि पानी में नमक है या नहीं है ना, देख करके तो नहीं बता सकते, उसको टेस्ट करके बता सकते हैं। तो इतने अच्छे से नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो नमक क्या हो गया? हमारा विलय हो गया। ठीक, अगर चीनी की बात करें हम, तो चीनी भी आसानी से घुल जाती है जल में, है ना, पता भी नहीं चलता कि चीनी कैसे कैसे घुल जाती है। ठीक, तो चीनी भी क्या है? हमारा विलय है। अब हम बात करें अगर मिट्टी की, तो मिट्टी को अगर हम पानी में डालें, उसे कितना भी घोलने की कोशिश करें तो मिट्टी तो हमें दिखती है ना, मिट्टी के छोटे छोटे कण हमें दिखते ही दिखते हैं। तो मिट्टी कैसी है? अविलय है। ठीक है, इनसॉल्युबल है, अविलय है। अगर पत्थर है तो पत्थर भी कैसा है? अविलय है। अगर हम कितना भी पानी में डाल दे पत्थर, तो कितना भी घोलने की कोशिश करें तो वो घुलता नहीं है। ठीक, अगर हम कहें कपड़ा है, कोई रुमाल है, उसको हम पानी में डालें और घोलने की कोशिश करें तो क्या वो पानी में घुल जाएगा? अगर पानी में कपड़ा घुलेगा, तो अगर हम पानी में कपड़े धोते हैं तो सारे कपड़े तो घुल जाने चाहिए पानी में, है ना, तो कपड़ा पानी में नहीं घुलता। यानी कि कपड़ा क्या है? विलय है या अविलय है? कपड़ा क्या है? अविलय है। ठीक, कैसा है? इनसॉल्युबल है। तो इसी तरीके से घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम उनको दो भागों में बांटते हैं, दो उनके समूह बनाते हैं। एक तरफ ऐसी चीजों को रखा जाता है जो आसानी से घुल जाती है, जिन्हें विलय यानी कि सॉल्युबल मटेरियल कहा जाता है, और एक तरफ उन पदार्थों को रखा जाता है जो पानी में नहीं घुलते, जिन्हें अविलय या इनसॉल्युबल मटेरियल कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मटेरियल दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर कॉल्ड टू बी, आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में डाल करके वो जल में घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विलेय पदार्थ कहा जाता है। ठीक, जैसे कि चीनी है, नमक है, ये पानी में घुल जाते हैं ना। ठीक, अब दूसरी तरफ मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर no matter how much we stir them are said to be insoluble materials। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको जब हम जल में डालने के बाद कितना चाहे हम उसको घोलने की कोशिश कर लें, लेकिन वो जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अविलय पदार्थ। ठीक, क्या कहा जाता है? अविलय पदार्थ। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि स्टोन यानी कि पत्थर, क्लोथ्स यानी कि कपड़ा, स्टोन है और कपड़ा है, पत्थर है और कपड़े हैं, इनको हम जल में डालें, कितना भी घोलने की कोशिश करें, ये जल में नहीं घुलते। ठीक, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए, तो घुलनशीलता के आधार पर कैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल को हम क्या करते हैं? अलग अलग भागों में बांटते हैं या अलग अलग उनके समूह बनाते हैं, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि दिखावट के आधार पर कैसे बांटते हैं, कि जो शाइनी है यानी कि जिनमें चमक है और जिनमें चमक नहीं है, यानी कि एक तरफ धातुओं को और एक तरफ अधातुओं को रखा जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर। अब कठोरता के आधार पर क्या पढ़ा हमने, कि एक तरफ जो है हम कोमल मटेरियल्स यानी कि जो कोमल पदार्थ है उनको रखते हैं, और एक तरफ जो हमारे हार्ड मटेरियल्स हैं यानी कि कठोर पदार्थ है उनको रखते हैं। ठीक, अब तीसरा सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर भी हमने पढ़ लिया, एक तरफ जो हमारे विलय पदार्थ है उनको रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो हमारे अविलय पदार्थ है उनको रखा जाता है। ठीक, चलिए, अगला है हमारा डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर कैसे हम बताएंगे कि मटेरियल्स के कैसे हम समूह बनाएंगे, जो अलग अलग पदार्थ है उनके समूह कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान अपॉन जो हमारा क्या है? आयतन है। ठीक, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, वैसे आपको पढ़ना है, आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ये आपको हायर क्लासेस में जब आप 8th में जाएंगे, 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा, ये डेफिनेशन दिखाई देगी। ठीक, चलिए, अब डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि घनत्व के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। ठीक, एक
जिनका घनत्व ज्यादा होता है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और एक तरफ जिनका घनत्व कम होता है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक, अब कैसे कैसे पता चलेगा किसका घनत्व ज्यादा है किसका घनत्व कम है? कैसे, सोचिए जरा, कैसे आप बताएंगे? अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो है एक कॉइन दे दिया गया, सिक्का दे दिया गया, एक पत्थर दे दिया गया, एक जो है पत्ता दे दिया गया, सूखा पत्ता, पत्ता दे दिया, या पत्ता या पत्ती जो भी है, सूखा पत्ता दे दिया गया, एक जो है प्लास्टिक की बोतल दे दी गई, प्लास्टिक की बोतल दे दी गई। ठीक है, तो ये चार चीजें अगर आपको दे दी जाएं तो आप कैसे बताओगे कि किसका घनत्व ज्यादा है किसका घनत्व कम है? कैसे आप बताएंगे? अब जब हम इन सारी चीजों को क्या करते हैं, एक जल से भरी हुई बाल्टी लें, ठीक, और जल से भरी हुई बाल्टी में ये सारी चीजें डाल दें। ठीक है, जल से भरी हुई बाल्टी में ये सारी चीजें डाल दें। अब जो चीजें डूब जाएंगी यानी कि उनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या है, ज्यादा है, और जो चीजें नहीं डूबेंगी उनका घनत्व क्या है, कम है। जैसे कि हमने ये चारों चीजें पानी में डाली, अब हमने क्या देखा कि पत्थर जो है वो तो डूब गया, है ना, पानी में सबसे डूब के सबसे नीचे चला गया, और जो कॉइन है, जो सिक्का था हमारे पास, वो भी पानी में डूब गया, सबसे नीचे चला गया। यानी कि पत्थर और कॉइन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए वो डूब गए। अब बात कर रहे हैं पत्ती की और प्लास्टिक की बोतल की। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सूखी हुई पत्ती थी या पत्ता था, ठीक, और एक प्लास्टिक की जो बोतल थी, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, ये नीचे जा ही नहीं रहे, हम इनको कितना दबा करके नीचे डालने की कोशिश करें लेकिन फिर भी ये ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो घनत्व है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक, यानी कि इससे हम दो चीजें समझे कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो वस्तुएं डूब जाती हैं, ठीक, और जिसकी डेंसिटी कम है वो वस्तुएं तैरती हैं। ठीक, डेंसिटी के आधार पर हम कैसे समूह बनाते हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उनको एक ग्रुप में रखते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम है उनको एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक, तो कैसे हमें पता चल जाता है? ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर कैसे हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, कैसे उनके समूह बनाते हैं। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आप ये वाला पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो वस्तुएं डूब जाती हैं। यहाँ पर हम जल की बात करें तो जल से इनका घनत्व ज्यादा है तो ये डूब गई, और जल से इनका घनत्व क्या है, कम है, तो ये क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं या इनके समूह बना लेते हैं। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर ले कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो तैरेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, डेंसिटी यानी कि घनत्व तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी तक हम कैसे वस्तुओं के समूह बनाते हैं। जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उन्हें एक समूह में रखा जाता है, और जिनकी डेंसिटी कम यानी कि घनत्व कम है उन्हें एक समूह में रखा जाता है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसी वस्तुएं बताइए जिनकी डेंसिटी जल से क्या होती है, कम होती है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो ये आपका होमवर्क है, आपको 5 ऐसी वस्तुएं लिख के आनी है जिनका घनत्व जल से ज्यादा है, और 5 ऐसी वस्तुएं लिखनी है जिनका घनत्व जल से कम है। तो ये आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके यानी कि प्रयोग करके भी देख सकते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसके अंदर कुछ चीजें डाल दीजिए, ठीक है, जो चीजें काम की नहीं है, उपयोग की नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कुछ वस्तुएं आप डाल दीजिए आसपास में, आपको जो दिखती है कुछ वस्तुएं जो कोई सड़क पे पड़ी है, कोई पेन है या कोई चीजें है, तो उनको आप पानी में डालिए और देखिए कौन सी वस्तु डूब रही है, कौन सी वस्तु तैर रही है। ठीक, तो जो वस्तु तैर रही होंगी वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और जो वस्तुएं डूब जाएंगी वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, जैसे आप पानी में क्या डालते हैं, नदी में कभी पत्थर डालते हैं तो पत्थर नीचे चला जाता है ना, नीचे बैठ जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर अगर समझ नहीं आता तो आप जो है हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पर भी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।